इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। आज भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के अवसर पर ये दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को नमन करने के लिए 2015 में सरकार ने पहली बार ये दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कोरोना विषाणु संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री और विदेश सचिव कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। कल विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए नाइजर जाने से पहले कोरोना जांच करवाने पर विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन और विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन दोनों कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए। उनकी ये यात्रा रद्द कर दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार दोनों नेता चिकित्सक की सलाह पर अपने अपने घरों में पृथकवास में हैं। इस बीच बांग्लादेश में कल कोरोना संक्रमण के चलते 39 लोगों की मृत्यु हो गई। जर्मनी कोरोना विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय संघ के देशों के साथ जनवरी की शुरुआत तक स्की रिजॉर्ट बंद रखने के लिए समझौता कर रहा है। मंगलवार को जर्मनी के क्षेत्रीय नेताओं से बात करने के बाद चांसलर एंगेला मार्केल ने इसकी घोषणा की। जर्मनी ने 20 दिसंबर तक अपना आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इटली के प्रधानमंत्री ने स्की शुरू करने में देर करने का समर्थन किया है, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस योजना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर यूरोपीय संघ जबरन स्की क्षेत्रों को बंद रखेगा तो उसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 26/11 आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस दिन 2008 में मुंबई पर हमला किया था, जिसमें विदेशी नागरिकों और पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 1921 में की गई थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। कंबोडिया के एक न्यायालय ने आज से लगभग 130 विरोधियों और सरकारी आलोचकों पर पिछले 3 सालों में विरोध प्रदर्शनों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते राजद्रोह मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। फ्नोम पेन म्युनिसिपल कोर्ट द्वारा जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, उनमें से अधिकतर कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू दल के समर्थक या पूर्व सदस्य हैं। ये दल संसद में एकमात्र विपक्षी दल है। इस दल ने 2018 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री हुन सेन के सत्ताधारी कंबोडियन पीपल्स पार्टी दल को कड़ी चुनौती दी थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में कड़ी सर्दियों के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के बीच आपसी मतभेदों को समाप्त करने का आह्वान किया है। थैंक्सगिविंग छुट्टियों के उपलक्ष्य में
भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक कोरोना विषाणु से लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि एक दूसरे से। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक छुट्टियों में जोखिम न उठाएं, क्योंकि अमेरिका में कोरोना विषाणु से होने वाले संक्रमण के मामले अब बढ़ रहे हैं। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। अपने दौर के सर्वाधिक चर्चित और श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना 60 वर्ष के थे। मैराडोना को इस महीने के शुरू में उनके जन्मदिन के कुछ दिन बाद निरंतर थकान की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके मस्तिष्क से रक्त का थक्का हटाने के लिए सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कल तड़के मैराडोना को दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर उन्हें बचाने में विफल रहे। दिग्गज खिलाड़ी मैराडोना ने 16 साल की आयु में फुटबॉल का करियर शुरू किया था और आगे चलकर इस खेल के महानतम खिलाड़ी बने। 1986 में अर्जेंटीना की टीम को दूसरा विश्व कप खिताब दिलवाने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। अर्जेंटीना ने मैराडोना के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कहा है कि मैराडोना हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। उन्होंने मैराडोना के निधन को संपूर्ण खेल समुदाय के लिए दुखद दिवस बताया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फुटबॉल के महान खिलाड़ी मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने अद्भुत खेल से लाखों लोगों को प्रभावित किया था। भारत ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को काबू में रखने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। देश में लगातार 19वें दिन 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 86 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित रोगियों से 20 गुना अधिक हो गई है। देश में संक्रमण के नए मामले लगातार 5% से कम रह रहे हैं। इस समय देश में संक्रमण के कुल मामले 4,52,344 हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का लगभग 4.88% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के 77% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में सीमित हैं। चक्रवाती तूफान निवार कल रात में समुद्र तट पार कर गया है और ये अगले 6 घंटे के बाद कमजोर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 घंटे में चक्रवात के और कमजोर पड़ने की संभावना व्यक्त की है। इससे तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और तटीय इलाकों में लगभग 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कटलूर में 28 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, जबकि पिछले 36 घंटों के दौरान चेन्नई में 23 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके कारण चेन्नई और कटलूर के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। चक्रवात निवार मध्य रात्रि के बाद पुदुचेरी में तट से टकरा गया। सुबह 6 बजे के बाद बारिश बंद हो गई, हालांकि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। चक्रवात के कारण कई पेड़ गिर गए और कुछ इलाकों में पानी भर गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने चेन्नई के जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में आने तक स्कूल बंद रहेंगे। श्री जैन ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आई है और ये 8.5% है। कोविड वैक्सीन के शीघ्र आने की उम्मीद करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शहर में स्थिति नियंत्रण में होने पर दोबारा स्कूल खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। स्वर है मुनीश शर्मा का।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नए दिशा निर्देश सभी समाचार पत्रों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भीड़ पर काबू कर संक्रमण रोकें राज्य। अमर उजाला के शब्द हैं, निगरानी रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है, दिशा निर्देशों का सख्ती से हो पालन। राज्यों को रात्रि कर्फ्यू की छूट, कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन के लिए मंजूरी है जरूरी। दैनिक भास्कर ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से लिखा है कि दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव रेट में लगातार अब गिरावट आ रही है। आपको वैक्सीन कब लगेगी, एसएमएस से बताएगी सरकार। राष्ट्रीय सहारा ने इसे देते हुए लिखा है, टीका किन्हें और कैसे दिया जाएगा, सरकार ने खींचा खाका। टीका लगने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा, ये राष्ट्रीय सहारा में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए डोजियर को बताया है झूठ का पुलिंदा, और भारत ने पाक को याद दिला दिया है एबटाबाद। नई शिक्षा नीति में युवा को स्वयं को टटोलने का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। जनप्रतिनिधियों के अमर्यादित आचरण से जनता को होती है पीड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इन शब्दों को राजस्थान पत्रिका ने दिया है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा, विवाद को संवाद से सुलझाएं। सशक्त संचार माध्यमों के युग में जनता अपने प्रतिनिधियों के हर काम काज पर रखती है नजर। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजामों को भी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण के अनुसार राजधानी में प्रदर्शन के मद्देनजर सीमा पर अब है कड़ी चौकसी, और जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले में घिरी हैं महबूबा। 3 कनाल जमीन कब्जा कर बनाया पार्टी दफ्तर। इस खबर को हरी भूमि ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, सीबीआई कर रही है जांच, अब तक हुए कई बड़े खुलासे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन का समाचार भी अखबारों ने दिया है, और बकौल जनसत्ता नहीं रहे कांग्रेस की कश्ती के खेवनहार अहमद पटेल। इसके अलावा अपने संपादकीय लेखों में भी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अनेक हिंदी दैनिकों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया है, और आइए अब डालते हैं नजर इन संपादकीय लेखों पर। अपने संपादकीय लेख में दैनिक जागरण कहता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चुनौती किस तरह गंभीर होती जा रही है, इसका प्रमाण है गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को नए सिरे से इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना। इस महामारी पर अंकुश के उपायों पर सख्ती से अमल हो। ऐसे दिशा निर्देश इसलिए जरूरी थे क्योंकि कई राज्यों में हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के स्तर पर जरूरी सजगता का परिचय नहीं दिया गया है। जब ये स्पष्ट है वैक्सीन आने तक सजगता और सतर्कता के जरिए ही इस महामारी पर अंकुश हो सकता है, तब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि हर कोई मास्क पहने, शारीरिक दूरी के नियम कायदे के पालन के प्रति गंभीर रहे। अखबार कहता है ये अच्छी बात नहीं है कि मास्क पहनने जैसी बुनियादी अपेक्षा के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। ये वो रवैया है जो इस महामारी से लड़ाई को कमजोर बनाता है। पता नहीं क्यों लोग ये समझने को तैयार नहीं कि सरकारों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कोरोना के प्रसार को एक ही झटके में रोक दिया जाए। कोरोना का संक्रमण तो एक ऐसी चुनौती है जो हर स्तर पर सतत सजगता और सतर्कता की मांग करती है। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश के बाद लॉकडाउन जैसे उपायों को लेकर अस्पष्टता भी अब दूर हो जानी चाहिए। केंद्र ने जिस तरह ये स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन के निर्णय के लिए उसकी सहमति आवश्यक है, वो उचित है। अब जैसे हालात हैं उनमें सामान्य रूप से लॉकडाउन सरीखे उपायों की ज़रूरत नहीं है। ये स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना पर अंकुश के लिए न केवल लोग सतर्कता बरतें बल्कि परिस्थितियों के मुताबिक ऐसे उपाय हों जिससे सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठी न हो पाए। इसके लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय ज़रूरी है वो बगैर किसी देरी के लिए जाएं, क्योंकि ये साफ है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई अब लंबी चलने वाली है
और कभी भी कहीं भी संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही समाचार पत्रों से का ये अंक समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता। आज विषय है अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत ने की विकास सहायता की घोषणा। आलेख है पद्म सिंह का और स्वर मुनीश शर्मा का। हाल ही में जेनेवा में वर्चुअल माध्यम से अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। सम्मेलन की सह अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने की थी। इस सम्मेलन का लक्ष्य था अफगानिस्तान के परिवर्तनकारी 2015 से 24 के दशक के उत्तरार्ध में अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से प्रतिबद्धता को मजबूती से दोहराना। विदेश मंत्री ने सम्मेलन में ये घोषणा की कि काबुल शहर के 20 लाख वासियों को पीने लायक पानी देने के लिए भारत ने अफगान सरकार के साथ शातूत बांध बनाने का एक समझौता किया है। इससे पहले काबुल शहर के वासियों को बिजली देने के लिए फूले खुमारी विद्युत लाइन 202 किलोमीटर में बिछाने का काम भारत पहले ही पूरा कर चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर ने घोषणा की कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण के तहत 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 100 से ज्यादा परियोजनाएं भारत वहां शुरू करेगा। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन लाभों का उल्लेख किया जो इस पड़ोसी देश की जनता को हो रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को भारत का रणनीतिक साझेदार बिल्कुल उचित ही कहा। अभी तक भारत वहां 3 अरब डॉलर विकास संबंधी कामों में लगा चुका है। भारत वहां के सभी 34 प्रांतों में 400 परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। यानी अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो कहीं से भी वो भारतीय मदद से अछूता नहीं रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि चारों ओर भूभाग से घिरा होना अफगानिस्तान के विकास में हमेशा एक बाधा रहा है। इसलिए भारत ने उसे एक समर्पित वायु मार्ग और चाबहार बंदरगाह से जोड़ दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने उसे 75,000 टन गेहूं की मदद चाबहार के रास्ते से ही भेजी। भारत ने अफगानिस्तान की शांति और विकास में भारी निवेश किया है। भारत चाहता है कि इस दौरान हुआ लाभ बरकरार रहे और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की रक्षा हो। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए वहां तत्काल गहन युद्ध विराम का आह्वान किया है। भारत के हित भी अफगानिस्तान से जुड़े हैं, इसलिए वो अफगान जनता तथा विश्व समुदाय के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण, खुशहाल, संप्रभु, लोकतांत्रिक और एकता के सूत्र में बंधे अफगानिस्तान के लिए प्रयासरत है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर सुदृढ़ हैं। अफगानिस्तान के विकास में भारत की रणनीतिक साझेदारी और दीर्घावधि की प्रतिबद्धता जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की 3 अरब डॉलर से अधिक की सहायता राशि से जो 400 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं, उनसे अफगान वासियों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत के विकास कार्यक्रम 5 स्तंभों पर टिके हुए हैं: विशाल बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता तथा उच्च प्रभावशीलता वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं तथा वायु और भू संपर्क के माध्यम से व्यापार व निवेश को बढ़ावा देना। भारत जो बड़ी परियोजनाएं वहां अब तक पूरी करके उसे सौंप चुका है, उनमें शामिल हैं अफगान ईरान सीमा पर 218 किलोमीटर की सड़क, भारत अफगान मैत्री बांध और अफगानिस्तान की संसदीय इमारत, जो अफगान लोकतंत्र का सबसे अच्छा प्रतीक है। भारत में 65,000 से अधिक अफगान छात्र अभी तक पढ़ चुके हैं और वो भी छात्रवृत्ति लेकर। फिलहाल 15,000 छात्र
अफगानिस्तान से आकर भारत में पढ़ रहे हैं। युवा अफगान महिलाओं को भी भारत में पढ़ने के लिए 3000 से अधिक वजीफे दिए गए हैं। अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में भारत की प्रतिबद्धता के चलते ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को चारों ओर भूमि से घिरा होने की बाधा से निकलने में मदद की है और कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए 20 टन प्राण रक्षक दवाएं और उपकरण भी उसे प्रदान किए हैं। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।